Good morning, student. Today we start our first chapter of history of 8th class, and its name is The Advent and the Expansion of the British Power in India. इसमें अपन ब्रिटिश पावर जो इंडिया में आई थी उसके एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे कि कितना वो फैले थे, उन्होंने कब इंडिया में आए, फिर क्या क्या पर्पस से आए, कैसे कैसे उन्होंने स्टेप्स लिए, और बाकी और भी इसमें ब्रिटिश पावर की और उनके पहले के ड्यूरेशन की इसमें डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। जैसे कि यहाँ पे यूरोपियन जो ट्रेडर्स थे, जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी वो इंडिया में क्यों आई थी, एंड साथ ही साथ उस टाइम इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी, उनके आने के बाद क्या हो गई, मतलब एंड देन आफ्टर ट्रेड और ट्रेड ड्राइवर्स के बारे में देखेंगे। मतलब इंडिया में जब यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज आई थी, तो सिर्फ ब्रिटिश ही नहीं थी, इनके अलावा और भी कंट्रीज़ की जो कंपनीज थी वो भी इंडिया में आई थी। तो उनके बीच में जो राइवल्स खड़े हो रहे थे, उनके बीच में जो विवाद और दुश्मनी टाइप क्रिएट हो रही थी, उनमें जो वॉर्स हुई थी वो देखेंगे। देन एंग्लो फ्रांस रेवेन्यू और कर्नाटिक वॉर के बारे में देखेंगे। देन ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर बंगाल रीजन में कैसे इस्टेब्लिश की, फिर उसके बाद बंगाल के बाद धीरे धीरे करके पूरी इंडिया में कैसे अपनी पावर को स्प्रेड की, और उनके आने से, ब्रिटिशर्स के आने से इंडिया के पॉलिटिक्स में, इंडिया के कंट्री के स्ट्रक्चर में और अदर किस टाइप के कंडीशंस अराइज हुई थी। तो इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ स्टार्ट द चैप्टर। यहाँ पे दिया है दैट आफ्टर द इन्वेशन ऑफ अलेक्जेंडर द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज लॉन्ग। मतलब इस पैरा में बेसिकली ये बताया है कि जब इंडिया में अलेक्जेंडर ने अटैक किया था उसके बाद जो ड्यूरेशन था, उस ड्यूरेशन में जो काफ़ी सारे विवाद छिड़े थे, काफ़ी सारे स्ट्रगल्स हुए थे, वॉर्स हुए थे राजाओं के बीच में अलेक्जेंडर्स के साथ। एंड उस टाइम इंडिया का बहुत ज़्यादा, मतलब जो सोर्सेज थे बहुत वास्ट थे, जिसके कारण से पीपल्स अट्रैक्ट हो रहे थे इंडिया में। इंडिया में काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ रहा करती थी, जिसके कारण अटैकर्स या फिर इन्वेटर्स इंडिया में आते थे, जैसे कि यहाँ पे सागास, हुनाज, मंगोल्स। ये सब इन्वेटर्स बाहर से इंडिया में आए थे अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। और इनमें से कुछ इन्वेटर्स तो वापस चले गए थे, लेकिन कुछ अपनी ही कंट्री के, अपने कल्चर के, अपने सोशियो कल्चर लाइफ यहाँ पे उसमें मिक्स होके यहाँ के ही रह गए थे। और इन्हीं के आगे चलते जो मुगल्स हैं वो भी इंडिया में आए थे। इंडिया के जो नदन पार्ट है, मतलब जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, जो ये इंडिया का ये जो ऊपर का पोर्शन है, इस पोर्शन में ज़्यादातर मुगल्स ने राज किया था। एंड मुगल के ड्यूरेशन में जो मुगल्स राजा जब आए थे, मुगल राजाओं ने इंडिया के कई अलग अलग राज के साथ या राजाओं के साथ लड़ाई की थी। जैसे कि सबसे स्पेशली जो थे, सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड जो नेम्स थे वो थे राजपूत, सिख, मराठास। इनके साथ सबसे ज़्यादा बड़ी वॉर्स हुई थी मुगल्स की। आगे यहाँ पे बताया दैट आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मुगल पावर, मुगल्स की पावर इस्टेब्लिश होने के बाद कई टाइम तक तो मुगल्स ने ही राज्य किया था इंडिया के ज़्यादातर पोर्शन में, फिर लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पे यूरोपियन पावर्स भी आने लगी थी। क्योंकि इंडिया कई सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा हाईली रिसोर्स्ड थी, हाईली पावरफुल थी, जैसे कि स्पाइसेस को लेके, नेचुरल रिसोर्सेज को लेके, यहाँ के कॉटन्स, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइन क्वालिटीज़ के थे और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे प्रोड्यूस भी होते थे। जिस रीज़न से जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका मेन अट्रैक्शन पॉइंट था ये। तो यहाँ पे सबसे पहले पोर्चुगीज़ कंट्रीज़ आई थी, देन डक्ट आई थी। डक्ट बेसिकली होलैंड के जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको डक्ट बोला जाता है। देन ब्रिटिश, फ्रांस, ये कंट्रीज़, यूरोप की कंट्रीज़ इंडिया में आई थी। कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हुए थे यहाँ की ट्रेड में, धीरे धीरे करके पॉलिटिकल पावर्स में भी। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स होता है डिफरेंसेस या फिर इश्यूज़, विवाद छिड़े थे।
देन अल्टीमेटली, लेकिन ये देखो चारों कंट्रीज में से कोई एक ही रूल कर सकता है, चार के चार तो रूलर्स हो नहीं सकते। ओके, सो इन सभी के बीच में आपस में बहुत सारी वॉर्स छिड़ी थी, बहुत सारी लड़ाइयाँ छिड़ी थी, जैसे कि एंग्लो फ्रांस वॉर, कर्नाटिक वॉर, ओके, और भी सारे वॉर्स यहाँ पे हुए थे। और इन सभी वॉर्स के बाद अल्टीमेटली लास्ट में ब्रिटिशर्स ये सक्सेस हुए थे। ओके, ब्रिटिशर्स ने अपनी पावर इंडिया में इस्टेब्लिश करने में सक्सेस रहे थे। कई सारे राजाओं से ट्रीटीज साइन करके, कई सारे पैक्ट साइन करके, धीरे धीरे करके उनको अदर ऑफर्स वगैरह दे के राजाओं को। ओके, तो ऐसे करते करते ब्रिटिशर्स एट लास्ट फाइनली सुप्रीम पावर बन चुके थे इंडिया की। ओके, सबसे ज़्यादा पावरफुल एक एम्पायर बना लिया था उन्होंने। ओके, एंड इंडिया के जो पीपल्स, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड स्ट्रगल, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस के बाद ही ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंट लेने में अचीव रहे थे। एंड फाइनली 1947 में इंडिया गॉट अ इंडिपेंडेंट। ओके, एंड और उसके बाद ब्रिटिशर्स की जो पावर थी, जो उनका रूल था, उससे अपन सक्सेस हो गए थे। आगे बताया गया है दैट द अराइवल ऑफ अ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया। इंडिया में जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी थी वो कैसे आई थी, उनका अराइवल कब कैसे हुआ था। ओके, तो यहाँ पे बताया कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनका मेजर जो ज़्यादातर है वो 15th सेंचुरी के ड्यूरेशन में इंडिया में आना शुरू हो गया था उनका। ओके, एंड उन्होंने टर्की को कैप्चर किया था। देन उसके बाद कई रिवॉल्यूशंस चलाए थे अपनी कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ यहाँ पे रिवॉल्यूशंस के चलते उन्होंने कई सारे डिस्कवरीज की थी। ओके, साइंस की फील्ड में, इंडस्ट्रीज़ की फील्ड में, जोग्राफिकल डिस्कवरीज की थी, मतलब कई सारे नए नए प्लेसेस को डिस्कवर किया था। कई सारी प्लेसेस के बारे में न्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने लाए थे वर्ल्ड के। ओके, एंड और ऐसे इन्हीं के डिस्कवरीज और यही रिवॉल्यूशंस के चलते जो सिटीजन्स थे यूरोपियन, अदर यूरोपियन कंट्रीज़ के, वो इंडिया के ही नहीं बल्कि वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में वो विजिट करने गए थे। और उन्हीं के चलते उन्होंने अलग अलग जगह इन्वेंट की थी, जैसे कि कोलंबस ने यूएस को डिस्कवर किया था, फाइंड किया था। ओके, ऐसे ही वास्को डिगामा, वर्थोलोमिया डिस्क, इन्होंने भी वाटर रूट डिस्कवर किया था इंडिया में। सबसे पहले जो यूरोपियन ट्रेवलर थे जो इंडिया में सी रूट के थ्रू आए थे, ओके, दैट वाज अ वास्को डिगामा। ओके, जैसे यहाँ पे बताया भी दैट कोलंबस डिस्कवर द अमेरिका इन 1492। ओके, जो बर्थलोमिया ने डिस्कवर किया था, लैंड्स डिस्कवर्ड की थी 1487 में। एंड जो वास्को डिगामा है वो इंडिया में सबसे पहले आए थे कलिकट रीजन में। अब कलिकट बेसिकली कहाँ पे है, ये जो पोर्शन है, ओके, यहाँ से जो तमिलनाडु केरल है यहाँ पे है कलिकट। ओके, तो यहाँ यूरोपियन साइड से सी रूट से वास्को डिगामा कलिकट में सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने एंटर किया था यहाँ से। ओके, एंड उस टाइम के जो कलिकट के राजा थे दैट वाज अ किंग जमूरी। ओके, उन्होंने वास्को डिगामा का वेलकम किया था एज अ ट्रेडर। ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ की इंडिविजुअल एंट्रीज देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे जो इंडिया में आए थे फॉर यूरोपियन ट्रेवलर्स या ट्रेडर्स, वो थे पोर्चुगीज़। ओके, सो पोर्चुगीज़ में सबसे पहले वास्को डिगामा अराइज हुए थे इन अ ईयर 1498। ओके, अंडरलाइन दिस, 1498 में वास्को डिगामा सबसे पहले एंटर हुए थे। यूरोपियंस के लिए उन्होंने डोर ओपन किया था एंड किंग जमूरी ने उनको वेलकम किया था ट्रेडिंग का कई वेरियस रीजन से। ओके, और उनमें से कुछ रीजन्स ये थे कि जब फॉरेन ट्रेडर्स इंडिया में आएंगे तो इंडिया की रेवेन्यू भी बढ़ेगी। ओके, और इंडिया का वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी ज़्यादा नाम भी होगा। इस कारण से राजाओं ने उनको परमिशन दी थी इंडिया में ट्रेड करने के लिए। ओके, पोर्चुगीज सबसे फर्स्ट लैंड किए थे इंडिया में यूरोपियन में से। ओके, नाउ इसके बाद एक ट्रेड और बिजनेस का एक नया एरा मतलब होता है दौर। ओके, ड्यूरेशन, एक नया दौर स्टार्ट हुआ था। दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रेड होना शुरू हो गया था यूरोपियन से। ओके, और इसमें सबसे पहले जो एक शिप का एक ग्रुप आया था। फ्लेट्स मतलब होता है एक शिप का बड़ा सा ग्रुप जिसमें काफ़ी सारी 3-4 शिप्स से ज़्यादा ही शिप्स यहाँ पे आती। वी कैन से अ ग्रुप ऑफ अ शिप्स। ओके, सो उनके जो कैप्टन थे सबसे फर्स्ट जो थे दैट नेम इज पेड्रो
अल्वेजा, ओके, इन्होंने 13 शिप्स लेके आई थी इंडिया में, ओके, एंड इन अ ईयर 1500। देन पोर्चुगीज़ ने इंडिया में अलग अलग पार्ट से ट्रेड किया, जैसे कि कलिकट से, गोवा से, दमन, दीव, हुगली, ये सब इंडिया के ये जो वेस्टर्न घाट है यहाँ की ये पूरी सिटीज़ है, ओके। जैसे कलिकट यहाँ पे है, गोवा इधर है, हुगली इधर है, दमन हियर, दीव हियर, ओके। ये पूरे यहाँ की कंट्रीज़ के साथ वास्को डी गामा ने या फिर पोर्चुगीज़ कंपनी ने ट्रेड किया था। देन उनका मेन जो ट्रेडिंग पॉइंट्स थे, मतलब किस चीज़ के लिए वो मेन ट्रेड करते थे, डेट वॉज अ स्पाइसेस एंड अ ब्लैक पेपर, ओके। मसाले और काली मिर्च के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता था, इंडिया से बिजनेस होता था, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे, ओके। और उनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा था, तो उसके लिए उन्होंने एक फोर्ट भी इस्टेब्लिश किया था, ओके। दे इस्टेब्लिश इन कोची, ओके, इन ईयर 1503 में ही उन्होंने एक अपना महल बना लिया था, यहाँ पे किला बना लिया था, ओके। देन उसके बाद जो पोर्चुगीज़ के सबसे पहले वाइसरॉय यहाँ पे बनाए गए थे, अपॉइंट किए गए थे 1505 में, एंड हिज नेम इज़ फ्रांसिस्को द अल्मेडा, ओके। इन्होंने पोर्चुगीज़ की फोर्स की हेल्प से दीव को अपने कंट्रोल में ले लिया था पूरी तरीके से, ओके। एंड देन आफ्टर धीरे धीरे करके और भी वाइसरॉय यहाँ पे अपॉइंट हुए, जिन्होंने अलग अलग राजाओं से युद्ध करके या फिर कोई ना कोई पैक्ट साइन करके उनसे उनके राज्य का कंट्रोल छीन लिया था, जैसे कि बीजापुर का 1509 में ले लिया था। देन उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने दमन को, सालसर को, बॉम्बे को, हुगली, सैंडस्टॉर्म और बेसेंस को, इन सभी को अपने अंडर में, अपने कंट्रोल में टोटली ले लिया था। देन इन दिस वे द पोर्चुगीज ट्रेडर्स बाय नाइट, और इसी तरीके से 1515 में वो इंडिया के कई प्लेसेस की, स्पेशली जो कोस्टल रीजन्स हैं, ओके। कोस्टल रीजन्स मतलब ये जो ओशियन से जो कनेक्टेड रहते हैं लैंड्स, वो कोस्टल रीजन्स कहलाते हैं, ओके। सो कोस्टल रीजन्स के कई सारी मेजर सिटीज़ के ये सोल कंट्रोलर बन गए थे। सोल कंट्रोलर मतलब सिंगल कंट्रोलर्स बन गए थे, ओके। देन आफ्टर यहाँ पे डक्ट का देखेंगे अगर, सो इसके बाद जो पोर्चुगीज़ के बाद इंडिया में नेक्स्ट जो यूरोपियन कंट्रीज आई थी, डक्ट वॉज अ डक्ट इन इंडिया, ओके। डक्ट बेसिकली मैंने अभी बताया था, होलैंड के जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको डक्ट बोला जाता है, ओके। डक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 1602 में, ओके। इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द इंडिया में अपनी पावर अपनी कंट्रोल इस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने पोर्चुगीज़ के साथ जो ऑलरेडी यहाँ पे थे उनके साथ उन्होंने फाइट की थी, क्योंकि जब पोर्चुगीज़ जाएंगे तभी डक्ट की पावर बढ़ पाएगी, ओके। तो जिसमें उनके साथ जब उन्होंने युद्ध किया था, उनके साथ जब उनका विवाद अराइज हुआ था, ओके, तो उसमें पोर्चुगीज़ डिफीट हो गए थे और उन्हें अपनी कंट्रीज़ में वापस जाना पड़ा था, ओके। सो पोर्चुगीज़ के डिफीट होने के बाद मतलब, ओके, डक्ट की पावर इंडिया में बढ़ गई थी, ओके। डक्ट की पावर स्टैब्लिश हो गई थी और उन्होंने अपना इस्टेब्लिशमेंट कोरोमंडल कोस्ट में सबसे ज़्यादा किया था। कोरोमंडल कोस्ट ये रीज़न है, ओके। देन कोरोमंडल कोस्ट के बाद गुजरात में, बिहार, ओके, बंगाल, उड़ीसा। देन उनकी जो डक्ट की जो फर्स्ट फैक्ट्री है वो इंडिया में इस्टेब्लिश हुई थी मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम बेसिकली जो ईस्टर्न घाट है वहाँ पे हियर, ओके, इस प्लेस पे ये सिटी लोकेट है। देन द डक्ट्स ने बेसिकली ट्रेड किया था स्पाइसेस के साथ, मसाले, इंडिको, नील, रॉ सिल्क, लेड, ओके, राइस एंड ओपियम, ओके। ओपियम मीन्स होता है अफीम, ओके। इनके साथ इंडिया से बिजनेस चलता था। देन द मेन डक्ट फैक्ट्री, सबसे मेन जो डक्ट की फैक्ट्री थी, सबसे मेन फैक्ट्री वो इस्टेब्लिश हुई थी पुलिकट में, ओके। एंड पुलिकट में ही उन्होंने जो गोल्ड को है उसको मेल्ट करके उसको फिर पिघला के उसको एक गोल्ड कॉइन में ढाला था, मेंटेड किया था, एंड उस गोल्ड कॉइन का उन्होंने उस करेंसी का नेम दिया था पगोडा, ओके। पगोडा बेसिकली coin or a gold coin which is introduced by the duct,
ओके, एक करेंसी है गोल्ड करेंसी जो कि डक्ट के थ्रू बनाई गई थी एंड इसका नेम है पगोडा। देन धीरे धीरे करके द एंटायर, फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स की एंट्री स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल प्रूफ हुई थी इंडिया के लिए और साथ ही साथ डक्ट के लिए। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से डक्ट का जो पावर है इंडिया में वो पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आने लगा था। डक्ट के एम्पायर के साथ साथ इंडिया के कई सारे पोर्शन ब्रिटिशर्स के अंदर में आ गए थे और ब्रिटिशर्स और डक्ट के बीच में ओके एक लड़ाई हुई थी, एक युद्ध छिड़ा था एंड दैट उस युद्ध का नेम क्या है, बैटल ऑफ बेदारा। ओके, क्योंकि बेदारा में हुआ था इसलिए इसका नेम बैटल ऑफ बेदारा, जो कि कब लड़ा गया था ये युद्ध 1759। मतलब अगर देखें तो जो डक्ट है वो 1602 में इंडिया में आए थे और ब्रिटिशर्स के साथ उनका युद्ध कब हुआ था 1759। इट मीन्स अगर इसके बीच का डिफरेंस देखिए सो दैट इज़ 170 ईयर्स, मतलब लगभग 170 और 158 ईयर्स तक लगभग डक्ट ने इंडिया के कोस्टल रीजन्स में राज किया और इंडिया के साथ ट्रेड किया। ओके, देन डक्ट इस जो ये जो युद्ध हुआ था बेदारा में उसमें डक्ट डिफीट हो गए थे और उनको पूरा अपना सब कुछ राज्य पूरा समेट के वापस अपने कंट्री होलैंड जाना पड़ा था। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे इंग्लिश पीपल्स या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल स्टार्ट हो गया था, उनका धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ने लगा था। ओके, लाइक अदर यूरोपियन नेशन इंग्लिश वर ऑल्सो कीप्ड, जैसे कि बाकी के यूरोपियन ट्रेडर्स देखा था जैसे पोर्चुगीज डक्ट, वैसे ही इंग्लिश पीपल या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही इंडिया पे पहले ट्रेड रिलेशंस बढ़ाए। ओके, अपनी ट्रेड रिलेशंस इस्टेब्लिश किए और इसमें सबसे पहले जो उन्होंने कैपिटलिस्टिक जो लीड की थी, मतलब जो अपनी पावर जीतना शुरू किया था बिजनेस के तौर पे, वो उन्होंने 31 दिसंबर 1600 में इंडिया से स्टार्ट कर दिया था। सॉरी, इसमें बताया गया है दैट द लीडिंग कैपिटलिस्टिक इन ब्रिटिश फॉर्म, मतलब जो ब्रिटिश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स थे, बड़े बड़े जो क्या कहना पर्सनालिटी थे, ओके, उन्होंने एक मिलके एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था और ये कंपनी कब फाउंड हुई थी 31 दिसंबर 1600। ओके, 31 दिसंबर 1600 में एक कंपनी बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश में जो लीडिंग कैपिटलिस्टिक थे, मतलब बड़े बड़े जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने ये बनाई थी मिलके। ओके, एंड उस टाइम जो वहाँ का रूल चलता था ब्रिटिश में, डेट किसका चलता था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। उन्होंने एक चार्टर्ड इशू किया था। ओके, और ये चार्टर 15 साल का था, उसमें मोनोपोली ट्रेड था, मतलब उसका ये था कि वो ये जहाँ पे भेजेंगे, मतलब जो क्वीन एलिजाबेथ जिस कंट्री में ये चार्टर सेंड करेंगी उस कंट्री में 15 साल तक कोई अदर ट्रेडर्स वहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता। मतलब जैसे कि उन्होंने इंडिया में भेजा था, इट मीन्स 15 साल तक इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, ब्रिटिशर्स के अलावा कोई और इंडिया से बिजनेस नहीं कर सकता। ओके, अगर करना है तो पहले उनको इनसे ब्रिटिशर्स से डील करना पड़ेगा, उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, देन ओनली दे कैन ट्रेड और दे कैन स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया। ओके, सो फर्स्ट जो ब्रिटिश शिप इंडिया में आई थी डेट वो किसके थ्रू लाई गई थी, हॉकन्स के थ्रू। ओके, इन ईयर 1608 एंड देन, और ये उस टाइम जो मुगल राजा थे जहांगीर, उनके ड्यूरेशन में ये इंडिया में शिप आई थी। ओके, 1608 में। देन इसके बाद यहाँ पे एक और यूरोपियन कंट्री आई थी, डेट वाज फ्रांस इन इंडिया। फ्रांस आई थी, इसमें फ्रांस में सबसे पहले जो कंपनी आई थी डेट वाज इंडो ओरिएंटल कंपनी वाज फाउंड इन। ये कंपनी कब बनी थी 1664 में। फ्रांस की एक ट्रेडिंग कंपनी है जो कि इंडिया के साथ उन्होंने बिजनेस करने के लिए बनाई गई थी। ओके, एंड इसके अंदर में बताया है डेट उन्होंने अपनी सबसे पहली जो इस्टेब्लिश की थी अपनी फैक्ट्री, ओके, सेंटर इस्टेब्लिश किया था, डेट वाज इन सूरत। ओके, इन 1668 में उन्होंने अपनी इस्टेब्लिश कर ली थी। देन फ्रांस सेटअप द ट्रेडिंग से, उन्होंने मछलीपट्टनम में भी अपना एक ट्रेड सेंटर बनाया था 1669 में, जस्ट एक साल बाद। देन पोर्चुगीज पुलिकट में भी बनाया था, पुलिकट हेयर।
ओके, मछलीपट्टनम के थोड़ा नीचे है पुलिका 1673 में। देन मतलब फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल में 1690 से 92 के बीच में बंगाल में भी अपना इस्टेब्लिश किया, और इन्हीं सब के चलते पुलिकट में उन्होंने एक अपना किला बना लिया था। उसका नाम क्या था? फोर्ट लुइस। ओके, फोर्ट लुइस फ्रांस के थ्रू बनाया गया है। एंड द फ्रांस ओके पुलिकट फॉर द वॉर डिफीट। देन आफ्टर इन्होंने जो ये इतना सारा जो फोर्स के साथ इतना सारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट और ट्रेड अर्न किया था, वो धीरे धीरे उनका बढ़ते ही जा रहा था विद द हेल्प ऑफ अ फ्रांस गवर्नर डुप्लेक्स। ओके, फ्रांस गवर्नर डुप्लेक्स के ही स्टेप्स और उनके डिसीजंस के कारण ब्रिटिश फ्रांस को इतना सारा प्रॉफिट हो रहा था। ओके, देन धीरे धीरे करके उनके सामने एक राइवल, बिजनेस राइवल या फिर एक नया शत्रु खड़ा हो रहा था। डेट वॉज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस के बीच में काफ़ी लड़ाइयाँ हुई थी, जिसमें कई बार ब्रिटिशर्स भी हारे थे, फ्रांस हारे थे। देन अल्टीमेटली लास्ट में एक एक पैक्ट साइन हो गया था दोनों के बीच में। ओके, दे स्टार्टेड अ पैक्ट इंडिया के लिए, ताकि दोनों का बिजनेस प्रॉपरली और शांति से चलता रहे। ओके, देन अब आगे देखेंगे कि जो मुगल्स थे, ओके, मुगल पावर्स कैसे डिक्लाइन हुई थी, कैसे कम हुई थी, और उसके साथ साथ जो ब्रिटिश की पावर थी वो कैसे एकीकरण बना रही थी। एकीकरण मतलब होता है सोलो या फिर सिर्फ एक ही पर्सन राज करेगा या रूल करेगा। ओके, मतलब इंडिया में से ब्रिटिशर्स का चलेगा, और जैसे जैसे ब्रिटिशर्स की पावर बढ़ रही थी, मुगल्स का पूरा जो साम्राज्य वो डिक्लाइन होता जा रहा था। ओके, सो यहाँ पे अपन सभी जानते हैं डेट जो मुगल्स है, मुगल एम्पायर, वो इंडिया में बाबर के कारण स्टार्ट हुआ था। बाबर वॉज द फर्स्ट एम्परर ऑफ मुगल एम्परर। ओके, इंडिया में। एंड कब आए थे वो? 1526 में। ओके, इट गेन्स द स्टेप, उन्होंने इंडिया में एक बहुत अच्छी अर्निंग इस्टेब्लिश करने में सक्सेसफुल रहे थे। देन एक पावरफुल एक एम्पायर बने थे। अकबर के राज में बहुत ज़्यादा उनका फ़ायदा हुआ था, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई थी अकबर के समय पे। ओके, अकबर ऑल्सो किंग ऑफ अ मुगल डायनेस्टी। ओके, सॉरी, मुगल एम्परर। देन लेकिन जो औरंगज़ेब के ड्यूरेशन में था, औरंगज़ेब के डेथ के बाद जो मुगल एम्परर वो पूरी तरह से मिट गया था। ओके, एंड द सक्सेसर वॉज एट वॉर। और जैसे जैसे ये सक्सेस मिली थी जो मुगल्स को, वो औरंगज़ेब के ड्यूरेशन से, इवन औरंगज़ेब की डेथ के बाद से पूरी तरीके से हटती जा रही थी। उनका जो क्राउन था, उत्तराधिकारी कोई भी नहीं बचा था। ओके, और उसी ड्यूरेशन में इंडिया में जो उनका उत्तराधिकारी था, मीन्स जो सक्सेसर्स थे, मतलब जो ब्रिटिशर्स थे, वो मौका या फिर वो जो मुगल एम्परर का जो थ्रोन था, जो ताज था, ओके, उत्तराधिकारी, उसको छीनने के लिए वो बैठे थे। ओके, सो जो उसके दावेदार थे, ओके, जो औरंगज़ेब के बाद जो दावेदार थे उस मुगल एम्परर के, ओके, वो उन्होंने अपने थ्रोन को बचाने के लिए वहाँ पे सरकार, जो उस टाइम सरकार थी, इट मीन्स ब्रिटिशर्स से हेल्प ली, एंड मुगल एम्परर्स को एक्सेप्ट करना पड़ा चेफेंट्स की, या फिर जो आमिर्स होते वहाँ की सरकार, या फिर जो सरदार्स होते उनकी कंडीशंस को एक्सेप्ट करना पड़ा था, कंसिस्ट करना पड़ा था। ओके, और उन्हीं सब कंडीशंस को, उनकी डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के बाद मुगल एम्परर एक कठपुतली पपेट बन चुके थे, ओके, ब्रिटिशर्स के हैंड के। देन दे कुड नॉट चेक। उसके बाद जो ब्रिटिशर्स जो डिसीजंस थे, ओके, उन पे कोई भी चेक या फिर उन पे कोई भी रोक नहीं लगा सकते थे, क्योंकि उनके पास वो राइट्स, अधिकार नहीं बचे थे। ओके, गॉट इट। देन ड्यूरिंग द इसके बाद जो दौर या जो समय चल रहा था जिसमें ब्रिटिश एम्पायर डिक्लाइन हो रही थी, उस कारण से कई ऐसे स्टेट्स जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर और कई सारे ग्वालियर के रीजन्स, मराठास, मैसूर, कर्नाटक, ये सारे रीजन्स फुली इंडिपेंडेंट हो चुके थे, मतलब उनके ऊपर किसी का भी अभी अधिकार नहीं बचा था। ओके, एंड और ये स्टेट ब्रिटिशर्स के बहुत इम्पोर्टेंट, वो कह सकते हैं इम्पोर्टेंट सिटीज़ थी बहुत ज़्यादा। ओके, द अटैक्स फ्रॉम द सो इस कारण से जो अटैक्स फ्रॉम द रूलर्स लाइक नादिर शाह, जो ईरान के नादिर शाह हैं, ओके, एंड अब्दारी
के जो रूलर्स थे, अफगान रूलर्स थे, उनका नेम था अहमद शाह अफदारी। ओके, मीन्स बेसिकली जो ईरान और अफगान के जो रूलर्स थे, ओके, उन्होंने यहाँ पे मुगल्स एम्परर्स के बारे में जब सुना तो उन्होंने इनकी हेल्प करने की कोशिश की एंड साउंड द डेथ किंग, उनके ब्रिटिशर्स के साथ इनको लूटने की कोशिश की। ओके, और एट लास्ट ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से यहाँ पे फुल्ली इस पे पकड़ पा ली थी। ओके, मतलब जो मुगल्स के जो ये मेन राज्य थे जो कि टोटली इंडिपेंडेंट हो गए थे, उस पे ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिला था उससे। ओके, देन नेक्स्ट, अब दिस इज होल अबाउट दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दैट जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इंडिया में अदर बिजनेस कंपनीज की कैसे राइवल्स बन चुकी थी और बनने के बाद क्या क्या हुआ था, दैट वी ऑल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।